हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन सी प्लस प्लस की ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसे कि हमें फॉलो करना होता है। इन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जा सकते हैं, कैसे उसका मेमोरी एलोकेशन होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सी प्लस प्लस में वेरिएबल कहीं पर भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि जहां उन्हें हम यूज कर रहे हैं एटलीस्ट उसके पहले वो डिक्लेयर होने चाहिए। मतलब जहां भी हम वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं उसके पहले आप कहीं भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं void main से प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं, इसकी जगह हम int main भी यूज कर सकते हैं। सो void main लिखने के बाद मैं यहां पर सिंबॉलिकली लिखता हूं। सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फिर वेरिएबल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ऐसे जितने डिक्लेरेशन वो करने के बाद फिर आप एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दिस इज वैलिड। इसके अलावा यदि मान लेते हैं मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद मैंने एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखा, फिर उसके बाद मैंने फिर वेरिएबल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखा, दिस इज अगेन वैलिड। बट शर्त यह है कि यहां पर जो भी डिक्लेरेशन हो रहा है वेरिएबल का इस स्टेटमेंट में, उसके ऊपर ये कहीं भी यूज नहीं किया गया होना चाहिए। जहां वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है उसके बाद ही उसका यूज होना चाहिए। ऑब्वियसली यदि ये एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है यहां पर, तो यहां पर जो भी वेरिएबल यूज होंगे वो इसके पहले ही या इस स्टेटमेंट के पहले ही डिक्लेयर किए जाने चाहिए। हाँ, यदि मैं सी की बात करूं तो सी में ये इनवैलिड है। सी में जितने भी वेरिएबल आपको अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं उन्हें यूज करने से पहले सबसे पहले शुरुआत में ही आपको डिक्लेयर करना होता है। सी में आप वेरिएबल प्रोग्राम में और कहीं भी डिफाइन नहीं कर सकते या डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्हें आपको एक प्रोग्राम के शुरुआत में ही डिक्लेयर करना होता है। लेकिन सी प्लस प्लस में जैसा कि अभी हमने कहा, वेरिएबल आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बस एक ही शर्त है जहां आप उसे पहली बार यूज कर रहे हैं उसके पहले वो कहीं भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये था सबसे इंपॉर्टेंट रूल। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द सिंटैक्स, कि कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सो विल डिस्कस द सिंटैक्स ऑफ हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। सो द सिंपल सिंटैक्स इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। डेटा टाइप के बारे में हम कुछ पिछले वीडियोस में या लेक्चर्स में देख चुके हैं। डेटा टाइप के बारे में हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप मेंशन करना होगा, फिर उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम मेंशन करना होगा, दैट इज अ var नेम, और यहां पर आपको वैल्यू जो कि ऑप्शनल है, मतलब आप यदि यूज करना चाहते हैं तो यूज करें, अदरवाइज आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ना एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। यहाँ var नेम इज द नेम ऑफ वेरिएबल, उसे हम नाम देंगे। वेरिएबल को नाम देते समय उसके नामकरण के कुछ रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा आपको वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करना होता है। ये डेटा टाइप जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, इंट, फ्लोट, कैर, कुछ भी हो सकता है। जिस भी टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर सिंटेक्स बताते समय जहां कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, याद रहे सिंटेक्स बताते समय जहां कहीं स्क्वायर ब्रैकेट दिखे वहां पर जो भी मेंशन किया हुआ है दैट इज नोन एज ऑप्शनल। ऑप्शनल दैट इज, इसका मतलब है यदि आपको जरूरत है तो यूज करें, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पर दो अलग अलग सिंटेक्स भी हो सकते हैं। वन इज द डेटा टाइप, फिर उसके बाद मैंने लिखा var नेम, और यदि मुझे वेरिएबल में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी है तो आप सिंपल सेमीकोलन लगा सकते हैं और उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जैसे दूसरी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, जैसे हिंदी की बात करें हम तो पूर्ण विराम, इंग्लिश की बात करें तो फुल स्टॉप, दैट इज द टर्मिनेटर्स, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स इन हिंदी और इंग्लिश। आई राइट इट एज हिंदी में पूर्ण विराम, और इंग्लिश की यदि हम लोग बात करें तो डॉट, दैट इज द फुल स्टॉप। उसी तरीके से एनालॉजी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है उसको बेस मानकर हम कोई नई चीज सीखे तो बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ वही एक और एडिशनल एनालॉजी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो चूंकि सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है उसका भी टर्मिनेटर होगा, तो सेमीकोलन इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर फॉर सी प्लस प्लस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर सी प्लस प्लस दैट सेमीकोलन इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर।
सो एक सिंटेक्स तो आपका ये हो गया। दूसरा सिंटेक्स, जब हम वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं वेरिएबल में डिक्लेरेशन के समय ही, उस केस में अब आपको क्या लिखना होगा, दैट इज डेटा टाइप। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे डेटा टाइप के बाद आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम। और अब चूंकि मुझे उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी है तो आप यहाँ पर असाइनमेंट या ऑपरेटर यूज करके और वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब आपको जब आप वैल्यू लिख रहे हैं उस केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ सिंटेक्स का पार्ट है। एक्चुअली जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इस सिंटेक्स के हिसाब से। तो डेटा टाइप की जगह मैंने यहाँ लिखा इंट और var नेम की जगह मैंने लिख दिया नम। इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बैकग्राउंड में क्या होगा, मैंने शुरुआत में कहा था कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम एक्चुअली मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा हम रिक्वेस्ट करेंगे कंपाइलर से कि हमें 2 बाइट्स की मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, आप हमें अलॉट करें। तो सिस्टम के पास जहां कहीं भी मेमोरी फ्री होगी उस समय वहां पर एक मेमोरी का रिजर्वेशन होगा और वो रिजर्वेशन मेमोरी का नम नाम से होगा, जैसे कि हमने यहां पर लिखा है। साथ में चूंकि इंटीजर डेटा टाइप है इसीलिए ये जो मेमोरी एलोकेट होगी इट विल बी ऑफ 2 बाइट्स ओनली। और साथ में ये बात भी साफ हो जाएगी कि इसमें जो भी डेटा होगा वो इंटीजर डेटा ही होगा। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखने से यहां पर बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल का साइज क्या होगा, उसकी मेमोरी कितनी अलोकेशन होगी मेमोरी, और साथ में वो किस टाइप का डेटा रखने वाला है। ना मैं यहाँ पर एक एनालॉजी आपको फिर से बताता हूँ, रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि पहले भी हम लोग ऐसा कर चुके हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर एक एनालॉजी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वेरिएबल का मेमोरी में बनना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ट्रेन में बर्थ का रिजर्व होना, रिजर्वेशन। जैसे मान लेते हैं मुझे जबलपुर से भोपाल जाना है, तो मैं एक ट्रेन में बर्थ रिजर्व कराना चाहता हूँ। जब मैं रिजर्वेशन कराता हूं तब मुझे ये नहीं पता होता है कि उस ट्रेन में मुझे कहां पर बर्थ अलॉट हो जाएगी। उसी तरीके से जैसे ही मैंने यहाँ इंट नम लिखा, मुझे नहीं पता होता है कि जो भी रैम अवेलेबल है या जो भी मेमोरी अवेलेबल है उसमें कहां पर वो वेरिएबल क्रिएट होगा या अलोकेट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक मेमोरी एड्रेस बनेगा या होगा। जैसे ट्रेन में जैसे ही मुझे बर्थ अलॉट होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल A215, दैट इज द एड्रेस ऑफ माय बर्थ। उसी तरीके से जब वेरिएबल बनते हैं तब उसे भी जहां का, अच्छा और एक चीज, A2 में 15 बर्थ जो अलोकेट हुई है वो मुझे तो नहीं पता थी कि कहां पर अलोकेट होगी। फिर उसके बाद जहां पर भी वैकेंसी होगी वहां पर मुझे बर्थ अलॉट की गई है। ऐसे ही मेमोरी के केस में भी पूरी रैम में जितनी रिक्वायर्ड मेमोरी आपने चाहिए वो मेमोरी जहां भी फ्री होगी, वैकेंट होगी, वहां पर वेरिएबल का रिजर्वेशन हो जाएगा या मेमोरी का रिजर्वेशन हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन में बर्थ का होता है। तो मान लेते हैं एक मेमोरी एड्रेस ले लेते हैं, मान लेते हैं 1000 इज द मेमोरी एड्रेस, और यहाँ 1000 मेमोरी एड्रेस पर 2 बाइट्स यदि फ्री होगी, वैकेंट होगी, तो वहां पर एक मेमोरी का रिजर्वेशन हो गया। किस नाम से हो गया? नम नाम से। बर्थ का रिजर्वेशन किस नाम से होगा? मेरे नाम से। वैसे ही वेरिएबल का रिजर्वेशन किस नाम से हुआ? नम नाम से। मैंने एक बर्थ अलोकेट की है तो मुझे सिर्फ एक ही बर्थ अलोकेट होगी। यहाँ इंटीजर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है तो मुझे सिर्फ 2 ही बाइट्स अलोकेट करके दी जाएगी, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही। इस तरीके से अब बात करते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है वो कब तक रहेगा। तो जैसे बर्थ की बात करें, जैसे मेरी जर्नी कंप्लीट होती, मैं भोपाल पहुंचता हूं, उस बर्थ से मेरा अधिकार अपने आप छिन जाएगा। कोई हो सकता है कोई और उसी बर्थ को आगे यूज करे इंदौर जाने के लिए। बिल्कुल वैसे यहां पर भी होगा। जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग है, एग्जीक्यूशन में है, तब तक ये मेमोरी रिजर्व्ड रहेगी। जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ये जो मेमोरी एलोकेशन है, जो 1000 मेमोरी लोकेशन पे एलोकेट हुई थी, वो वहां से फ्री कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी, और यही मेमोरी शायद कोई अगला प्रोग्राम यूज कर पाए। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको वेरिएबल को एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं रिलेट करके बताऊं। चलिए अभी बात करते हैं कि चूंकि यहां पर मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है,
उस केस में ये वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी। तो ध्यान रखें, जब भी वेरिएबल बनता है और आपने उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें एक वैल्यू प्लेस कर देता है, और चूंकि वो वैल्यू मैंने नहीं रखी, मेरे काम की नहीं है, इसलिए मेरे लिए वो गार्बेज होगी। और इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि जैसे ही वेरिएबल मेमोरी में बनता है और आपने यदि कोई भी वैल्यू उसमें इनिशियलाइज नहीं की तो उसमें एक गार्बेज वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। ये वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है, दैट इज गार्बेज वैल्यू। सो दिस इज द सिनेरियो। नाउ हम अब इस सिंटेक्स की बात करते हैं। मान लेते हैं मुझे एक वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेम स्टेटमेंट। तो डेटा टाइप की जगह मैंने लिखा इंट, var नेम की प्लेस पे मैंने लिखा नम, और अब मैंने यहाँ पर असाइन कर दी 17। अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पर एक वैल्यू भी इनिशियलाइज की, ब्रैकेट नहीं लगाया, ध्यान रखिए। अब जो भी अभी हुआ सब कुछ वैसे ही होगा। मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ। जहां कहीं भी लगातार 2 बाइट्स वेकेंट होंगी, फ्री होंगी, वहां पर एक मेमोरी का रिजर्वेशन हो जाएगा नम नाम से। द रिजर्वेशन विल बी ऑफ 2 बाइट्स, जैसे कि पहले भी लिखा है, सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। ये भी तय हो जाएगा कि इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही होगी। साथ में अब यहाँ गार्बेज वैल्यू के बजाय के स्थान पर यहाँ जो एक्चुअल वैल्यू जो आप चाहते हैं वो इनिशियलाइज कर दी जाएगी। So this is the basic syntax how to declare the variable and assign the value in the variable. अब इसके बाद आगे चलते हैं। मान लेते हैं मुझे एक साथ बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। हो सकता है आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट हो 2 या 3 वेरिएबल की या ज्यादा भी वेरिएबल की। उस केस में मैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ, सिंटेक्स यही होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा डेटा टाइप, और उसके बाद मैं यहाँ पर वेरिएबल के नाम लिख सकता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल var1। जिसमें आप वैल्यू रखना चाहते हैं उसमें वैल्यू रखें, जिसमें आप वैल्यू नहीं रखना चाहते मत रखिए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वेरिएबल 1 बनाना चाहता हूँ, उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन वेरिएबल 2 में मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ, तो मैंने एक वैल्यू लिख दी, लेट्स से val1, और फिर मैंने यहाँ पर और एनी वैल्यू जो वट एवर यू वांट। तो इस तरीके से फिर टर्मिनेट कर दिया। You must have to terminate this. Now here 2 variables will be there of the same data type. तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर डेटा टाइप अभी भी int यूज किया, वेरिएबल की जगह लेट्स से I'll define n1, और साथ में मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया n2, लेकिन इसमें मैं वैल्यू चाहता हूँ। अब क्या होगा, फिर से मान लेते हैं n1 के लिए यहाँ वैकेंसी है, तो n1 यहाँ रिजर्व होगा, 2 बाइट्स विल बी कंज्यूम्ड, इंटीजर डेटा होगा, everything is clear, and the current value will be the garbage value. Similarly n2 वेरिएबल कहीं तो भी जहां n2 के लिए प्लेस होगी या मेमोरी वैकेंट होगी वहां पर n2 के नाम से रिजर्वेशन होगा, अगेन ऑफ 2 बाइट्स, बट द करंट कंटेंट ऑफ दैट वेरिएबल विल बी 17। सो जब भी मुझे एक ही लाइन में एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल बनाने हो, जिसमें चाहे उसमें वैल्यू रखना हो, जिसमें चाहे वैल्यू नहीं रखना हो, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या मैं एक ही लाइन में अलग अलग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं? तो जवाब फिर से है हाँ। पहले तो हम देखते हैं कि मुझे यदि मैंने अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनाए हैं तो मैं उन्हें अलग अलग लाइंस में कैसे डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया n1, n2, और n2 में जैसे कि यहाँ ऊपर भी वैल्यू लिखी 17। ऐसे ही मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेट्स से c1 इज इक्वल टू a एंड c2, दिस इज द सेकेंड वेरिएबल, एंड मैंने फ्लोट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए, लेट्स से f1 इज इक्वल टू 3.5 एंड f2। नाउ ये सारे ही वेरिएबल एक लाइन में मैंने एक ही टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। जहां कहीं n1 के लिए मेमोरी ऑक्यूपेंसी होगी, वैकेंसी होगी, वहां n1 बन जाएगा n2। इस तरीके से सारे वेरिएबल मेमोरी में बिखरे हुए होंगे। अब देखिए यहां पर फिर से एक एनालॉजी, जब हम हिंदी और इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं तो वहां पर 2 अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 2 अलग अलग लाइंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा इंग्लिश में, और यहाँ मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, दैट इज यू आर ऑल्सो गोइंग, टर्मिनेटेड बाय फुल स्टॉप। ना ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है, क्या मैं इन्हें एक साथ एक ही लाइन में लिख सकता हूँ? तो जवाब है हाँ। कैसे? तो यहाँ मैंने लिखा लेट्स से आई एम गोइंग, और इसको यहाँ पर प्रॉपरली टर्मिनेट किया, और फिर इसी के आगे आपने लिख दिया यू आर ऑल्सो गोइंग, दैट इज वैलिड। तो चूंकि इंग्लिश में ये वैलिड है
तो C++ भी तो एक लैंग्वेज ही है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो यहाँ पर भी क्या ये सिनेरियो है? तो जवाब है हाँ। आप एक ही लाइन में अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स भी डिक्लेयर डिफाइन कर सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जैसे यहां पर आपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया है, उसके बाद ही दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट किया है, वही शर्त यहां पर भी है। तो जैसे ही आप एक ही लाइन में अलग अलग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि इंट n1, n2, फिर उसके बाद यहां पर प्रॉपरली आप इसे टर्मिनेट करें, और जो अगला टाइप जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसको आप यहां से कर सकते हैं, दैट इज कैर c1 इज इक्वल टू a, c2, और फिर इसके आगे भी आप चाहें तो ये फ्लोट वेरिएबल को आगे कंटिन्यूएशन में डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप नया टाइप स्टार्ट करें उसके पहले लास्ट टर्मिनेट होना चाहिए, जो लास्ट टाइप का डिक्लेरेशन है वो टर्मिनेट होना चाहिए। सो दिस इज वैलिड वन। सो ऑल आर हियर दी वैलिड स्टेटमेंट। यहाँ पर आप अलग अलग यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू रखना है रखिए, जिसमें वैल्यू नहीं रखना है मत रखिए। और इस तरीके से यदि आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल एक ही लाइन में भी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो सिंपल डिक्लेरेशन हुए हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो कि प्रिमिटिव टाइप्स के वेरिएबल है, जैसे कि इंट, फ्लोट और कैर। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ में क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग जब होगी तब हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने का मौका मिलेगा, जो कि हम क्लासेस की मदद से बनाते हैं। और जब हम क्लास बना चुके होते हैं तो हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना चुके होते हैं। और जब एक बार यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन जाता है तो हम उसके वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, और उन्हीं वेरिएबल्स को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वे भी एक टाइप के वेरिएबल ही होते हैं। तो उन्हें कैसे डिक्लेयर किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं हम एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से क्लास कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल। सो हियर इट इज द क्लास, एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स क्लास यू विल बी हैविंग प्राइवेट मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स, जो कि हम जानते हैं। तो यहां पर मैंने दो मेंबर डिफाइन कर दिए, लेट्स से इंट ऑफ रियल एंड अनदर इज इंट ऑफ इमेजिनरी। और इनको एक्सेस करने के लिए आई विल डिफाइन सम functions, let's say public void get complex and put complex. Now इन functions को आप आगे स्कोप रिजोल्यूशन यूज करके एलॉबरेट भी करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ डिक्लेरेशन का पार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर मेन लिखता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने क्लास डिफाइन की, हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया, और अब इसके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जो कि एक्चुअली क्या होते हैं, वेरिएबल। तो चूंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसको भी डिस्कस करना चाहिए। तो अब मेरे पास जो डेटा टाइप है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। और अब यदि मैं इसका वेरिएबल बनाता हूं, चूंकि ये डेटा टाइप है तो अगला वेरिएबल होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट। लेट्स से दिस इज object 1 or c1, I'll name it as c1, or c, let's say c. So this is actually again a variable of the type complex. You can call the functions and we'll complete that example, that is get complex and put complex. So here this c is again a variable of the type complex. So this is how we can declare the variable and use them. यहाँ पर क्लास बेस्ड वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जा सकते हैं वो भी हम लोग ने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रामर, दैट इज ऑफ द लैंग्वेज C++। अगले लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।